नमस्कार मित्रों। आज अपन पिछली क्लास में अपने इतिहास का जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पढ़ा था क्रांतिकारी आंदोलन और आज हम गांधी युग पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और गांधी जी के बारे में आप लोग बचपन से ही परिचित हैं। जब से आप 10th में निबंध लिखते आए होंगे गांधी जी के ऊपर निबंध इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा। तो गांधी जी का योगदान हमारे देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके जन्मदिवस को हम प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्तर पर इसको स्वीकृति मिली है कि उनके के आप क्या योगदान थे। तो आज हम चर्चा करते हैं गांधी युग। तो गांधी युग के विषय में हम बताते हैं आपको। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और माता इनकी जानती है पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा। कस्तूरबा जी, तो इनके बारे में बेसिक जानकारी है। इसके बाद जो गांधी जी ने जो शिक्षा ली थी, उन्होंने वकालत की शिक्षा गांधी ने वकालत की शिक्षा कहाँ पर ली थी? इन्होंने ब्रिटेन में ली। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से ली थी? ब्रिटेन से ली। और ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। यहाँ पर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में अपमानजनक व्यवहार कहाँ किया गया। तो मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। कौन सा स्टेशन था? मैरिट्सबर्ग स्टेशन। कहाँ पर अपमानजनक व्यवहार किया गया था? मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी के साथ क्या किया गया था? अपमानजनक व्यवहार किया गया था। मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको ट्रेन से उतार दिया गया था। तो उन्होंने वहां पर निश्चय किया था कि आज मुझे यहाँ से उतारा है, किसी दिन मैं अंग्रेजों को मतलब एक रंग भेद के आधार पर उनको उतार दिया तो मैं आपको भारत से बाहर कर दूंगा। और गांधी ने उस चीज को सिद्ध करके दिखाया। तो मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर अपमानजनक व्यवहार किया। इसके अलावा इन्होंने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। इंडियन ओपिनियन। तो पूछा जाता है अफ्रीका में इन्होंने कौन सा पत्र निकाला था? तो अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक गांधी जी ने पत्र निकाला था। कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा इनके अन्य पत्र थे यंग इंडिया। अन्य पत्र कौन से थे? अन्य पत्र यंग इंडिया, हरिजन, ये इनके अन्य पत्र थे। तो अब इनको अपन देखते हैं। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? ये 21 वर्षों तक रहे अफ्रीका में। 21 वर्षों तक अफ्रीका में रहे। गांधी जी की जो आत्मकथा है, क्या नाम है उसका? सत्य के प्रयोग। गांधी की आत्मकथा क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग। ये किस भाषा में लिखी गई है? मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। किस भाषा में लिखी गई है? मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। अब गांधी जी का भारत में आगमन कब होता है? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और किस प्रकार इन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया
और उनको सफलता मिलती गई। तो गांधी जी का आगमन कब होता है? 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। अब ये देख के पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो 21 वर्षों तक ये वहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा गया पीएससी में कि कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्षों तक। तो भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन हुआ, और 9 जनवरी को हम प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं इसी दिन। प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाते हैं। जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। और इन्हीं के सुझाव पर इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। और इन्हीं के सुझाव पर इन्होंने क्या किया? भारत के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। इसी दौरान बिहार के चंपारण से रामचंद्र शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं। बिहार के चंपारण से कौन आता है? चंपारण से रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर 3 काठिया प्रथा को समाप्त करने में गांधी जी ने सफलता प्राप्त की। 3/20 भाग पर 3 काठिया में नील की खेती करना अनिवार्य होता था। 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और गांधी जी रामचंद्र शुक्ल के कहने पर चंपारण गए। चंपारण में उन्होंने 3 काठिया प्रथा को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। ये गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण पहला सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था। एनजी रंगा ने पूछा जाता है, एनजी रंगा ने विरोध किया था इस सत्याग्रह का। और इस समय चंपारण का वो कौन था? चंपारण का गवर्नर कौन था इस समय का? गवर्नर कौन था? गेटे। ठीक है, गेटे था चंपारण का गवर्नर। पूछा जाता है कौन था? गेटे था। अब इस आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी क्या करना चाहते थे? मजदूर वर्ग को जोड़ना चाहते थे संगठन से, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनता है आगे जाके। तो आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार गांधी जी को अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे, उन्होंने बोनस बोनस वापस करने को लेकर गांधी जी को साथ में आंदोलन किया और उसमें सफलता प्राप्त की। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। तो भूख हड़ताल कब की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल की थी और इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। बोनस वापस करने को लेकर के आंदोलन किया था और इसमें सफलता प्राप्त की। और भूख हड़ताल पहली बार यही की गई थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। और गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण वाला सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह था। आगे हम देखते हैं इसमें। इसके बाद खेड़ा में अकाल पड़ा था। खेड़ा में अकाल पड़ा था। खेड़ा में अकाल पड़ा था। फिर भी मतलब किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। फिर भी वो उनसे टैक्स बराबर वसूला जा रहा था। अकाल पड़ने के बावजूद भी टैक्स लिया जा रहा था। और वहां पर गांधी ने पहुंचकर इस को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। खेड़ा में भी सफलता प्राप्त की। तो अब इन क्षेत्रीय आंदोलनों की सफलता ने गांधी के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय मंच तैयार हो गया। क्षेत्रीय आंदोलन की सफलता ने गांधी के लिए
तो ये चीजें ये सिखाती है हमें जीवन में कि हमें छोटे स्तर से प्रयास करना चाहिए, और छोटे स्तरों से जब प्रयास, कोई भी देखिए बड़ा व्यक्ति चाहे नेता हो, कहाँ से कौन शुरुआत कर रहा है, आपको उन छोटे छोटे काम में सफलता मिलती है तो आप बड़े स्तर की सफलता के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गांधी ने इन छोटे छोटे आंदोलनों से, एक क्षेत्रीय आंदोलनों की सफलता ने गांधी के लिए राष्ट्रीय मंच तैयार कर दिया। राष्ट्रीय मंच तैयार कर दिया। अब गांधी जी एक राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले थे, और क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था तो लोगों को लग रहा था कि अब उन्हें रियायत मिलेगी। तो भारतीय जनता को भी लग रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद रियायत मिलेगी, परंतु भारतीय जनता को रियायत कहाँ मिलने वाली थी। ब्रिटिश सरकार ने एक कौन सा रॉलेट एक्ट ले आई, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जैसा कानून भारतीयों को मिला, जिसमें किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसमें नो वकील, नो वकील, नो दलील, नो दलील, नो अपील का प्रावधान था। नो नो वकील, नो दलील, नो अपील का प्रावधान था इसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट का भारत में विरोध किया गया, इसका काला कानून कहकर विरोध किया गया, और रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। गांधी जी ने क्या किया, एक सत्याग्रह सभा का गठन किया, जिसमें पंजाब इकाई के अध्यक्ष कौन थे, सत्याग्रह सभा का गठन किया गया जिसमें पंजाब इकाई के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू। कौन थे पंजाब इकाई के अध्यक्ष थे, क्या हो रहे थे, सत्याग्रह सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, सत्याग्रह सभा को संबोधित करने जा रहे थे कि इनको रॉलेट एक्ट कानून के तहत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रॉलेट एक्ट कानून के तहत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अपने लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में एक सभा का आयोजन किया जाता है। जलियांवाला बाग के मैदान में एक सभा होती है, जहां पर जनरल डायर ने अचानक आकर नियत की जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद जिसमें 379 लोग मारे गए। और ये सभा हंसराज नामक भारतीय के कहने पर बुलाई गई थी, इसके हंसराज नामक भारतीय के कहने पर बुलाई गई थी। हंसराज नामक भारतीय के कहने पर एक सभा बुलाई गई थी, लेकिन जब इस सभा में कितने 379 लोग मारे गए, इस सभा में कितने लोग मारे गए थे, जनरल डायर ने जब अंधाधुंध गोलियां चला दी उसमें 379 लोग मारे गए। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड नाइटहुड व शंकर नायर ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर ने 379 लोग मारे गए, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड व शंकर नायर ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब गांधी जी क्या करना चाह रहे थे, एक राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, और वो चाहते थे कि इसमें हिंदू और मुसलमान मिलकर दोनों आंदोलन करें। इस घटना के बाद गांधी जी क्या चाह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर दोनों आंदोलन करें। हिंदू और मुसलमान मिलकर दोनों आंदोलन करें, और उनको ये अवसर तब प्राप्त हो गया था जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद
प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को पद से हटाने का दबाव बनाया। तुर्की के मतलब प्रथम विश्व के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटाने का दबाव बनाया तो भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने क्या खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा आंदोलन? मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन मुसलमानों की संख्या कम होने के कारण अंग्रेजों पर यह दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ उनके खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों की संख्या कम होने के कारण अंग्रेजों का दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने गांधी जी को अपना नेता चुन लिया। मुसलमानों ने किसको? गांधी जी को अपना खिलाफत आंदोलन का नेता चुन लिया। किसको? गांधी जी को। गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के लिए नेता चुन लिया और गांधी जी पहले से ही असहयोग आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी क्या कर रहे थे? पहले से ही असहयोग आंदोलन गांधी जी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो किसने तैयार किया था? गांधी जी ने। क्वेश्चन पूछा था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किसने किया था? तैयार गांधी ने किया था। और इसको पेश किसने किया था? सी आर दास ने। सी आर दास ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कब किया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव को किसने पेश किया था? सी आर दास ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। समय के साथ तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक की मृत्यु के बाद गांधी ने असहयोग व खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया और तिलक फंड बनाकर आंदोलन का खर्च करने की व्यवस्था की। आंदोलन के खर्च की व्यवस्था कहाँ से करी? तिलक फंड बनाकर आंदोलन के खर्च की व्यवस्था की जाती है। आगे देखते हैं। गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय को एक पत्र लिखा। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा। तो गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने मांग की थी वायसराय से क्या क्या चीजों की मांग की थी। उन्होंने ये बोला था कि जलियांवाले बाग के हत्यारे को जल्दी सजा दी जाए। जलियांवाले बाग के हत्यारे को शीघ्र सजा दी जाए। दूसरा इसमें पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था कि स्वराज्य की प्राप्ति शीघ्र हो। स्वराज्य की प्राप्ति शीघ्र हो। जलियांवाला बाग के हत्यारे को सजा दी जाए, स्वराज्य की प्राप्ति शीघ्र हो। और तीसरा, जलियांवाले बाग की हत्या के लिए मतलब इंटर कमेटी बनाई थी ब्रिटिश सरकार ने और कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। उसका नाम था उसका तहकीक कमेटी। ये क्वेश्चन याद रखना, तहकीक कमेटी किसने बनाई थी? तहकीक कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी और हंटर कमेटी ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। जब इनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके कार्यक्रम इस प्रकार थे। उसमें सर्वप्रथम किस चीज का जिक्र था? आंदोलन में सबसे पहले किस चीज की रूपरेखा तैयार की जाएगी, तो इसका वो था। तो सबसे पहले उस आंदोलन शुरू करने से पहले उपाधियों को वापस करना था। उपाधियों को वापस करना, सबसे पहले उपाधियों को वापस करना। इसमें गांधी जी ने केसर हिंद
वह सन केसरी हिंद और जमनालाल बजाज ने सर गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? केसरी हिंद। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने ठीक है, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। इसके अलावा क्या था? सरकारी नौकरियों को छोड़ने के लिए भारतीय लोगों से बोला नौकरियों सरकारी नौकरियों को छोड़ना। और नंबर 4 है सरकारी नौकरियों को छोड़ना। इसके अलावा विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, विदेशी का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों पर धरना देना, शराब की दुकानों पर धरना देना और स्वदेशी को बढ़ावा देना। स्वदेशी को बढ़ावा देना, स्वदेशी को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट क्या सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि क्या उपाधियों को वापस करना? केसरी हिंद की उपाधि गांधी ने, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, सरकारी नौकरियों को छोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, शराब की दुकानों पर धरना देना, उपाधियों को वापस करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, ये सारे पॉइंट थे। इसके अलावा जब उपाधियों को वापस कर रहे थे भारतीय नागरिक, तो वकीलों ने भी न्यायालय का बहिष्कार कर दिया। तो क्या किया? वकीलों ने भी न्यायालय का बहिष्कार किया। वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया। वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया और बच्चों ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। तो ये कोई पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन कोई पॉइंट्स का बन सकता है, पीएससी हो या मेंस, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं था या था। तो बच्चों ने वही शिक्षा का विरोध किया। अब इस दौरान क्या हो, कई भारतीय स्वदेशी संस्थान वर्कर सामने आए, कई स्वदेशी संस्थानों की स्थापना हुई, जिसमें देखते हैं हम गुजरात विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और काशी विद्यापीठ, और थर्ड नंबर पर आपका जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान उभर कर आए। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, इसमें सबसे ज्यादा किसने भाग लिया था? महिलाओं ने भाग लिया था। और 1921 के बाद ही गांधी जी ने वस्त्र त्याग दिए थे। जो गांधी अपन को देखते हैं, गांधी को उन्होंने वस्त्र कब से त्याग दिए थे? तो 1921 के बाद ही गांधी ने वस्त्र त्याग दिए। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? CR दास को बनाया गया था। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष CR दास को बनाया गया, परंतु जेल में होने के कारण उनके भाषण को किसने पढ़ा था? सरोजनी नायडू को। भाषण किसने पढ़ा?
भाषण को किसने पढ़ा था? सरोजिनी नायडू ने उनके भाषण को सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। अब यहाँ तक क्या था, ये आंदोलन अहिंसक रूप से चल रहा था, परंतु एक घटना ने आंदोलन को अहिंसक से हिंसक बना दी। ये घटना क्या थी? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर एक किसान की मृत्यु के बदले में एक किसान की हत्या के बदले में एक किसान की हत्या के बदले में आंदोलनकारियों ने क्या किया? आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके कारण ये आंदोलन क्या हो गया? अहिंसक से हिंसक की ओर हो गया। हिंसक होने लगा ये आंदोलन, यहाँ से हिंसक हो गया। तो गांधी जी ने इस घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया? 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को बारदौरी प्रस्ताव लाकर आंदोलन वापस ले लिया। अब यहाँ से क्या कहें, पूरा टर्न ही चेंज हो गया कि क्या होता अगर मान लीजिए वापस नहीं लिया जाता। एक घटना से गांधी जी ने वापस ले लिया, तो एक आंदोलन वापस ले लिया। इसका विरोध सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था कि वापस, किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये विरोध किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब आंदोलन वापसी से जनता में एक तो निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर 1923 में दूसरी तरफ क्या, जनता में आंदोलन वापसी से निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। तो दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू व सी आर दास ने मिलकर क्या किया? 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना है। क्या किया? इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना करी और इस पार्टी ने अगले वर्ष चुनाव में भाग लिया और विठल भाई पटेल को ये पार्टी अपना अध्यक्ष बनाने में सफल रही। लेकिन इसको विठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने में सफल रही। लेकिन सी आर दास की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। सी आर दास की मृत्यु के बाद पार्टी कमजोर हो जाती है। सी आर दास की मृत्यु के बाद पार्टी कमजोर हो जाती है। इसके बाद आंदोलन वापसी से नवयुवकों में क्या था? एक निराशा का भाव था। नवयुवक थे तो आंदोलन वापसी से उन्होंने निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था। नवयुवकों में निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था। तो नवयुवकों ने इस आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। इसमें सर्वप्रथम सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1923 में एचआरए का गठन कर दिया।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कर दिया। तो 23 में सचिन नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कर दिया, जिसका पहला कार्य था काकोरी कांड। काकोरी घटना कहें, जिस काकोरी घटना की जो रूपरेखा तैयार करी थी वो किसने? चंद्रशेखर आजाद ने तैयार करी थी। और काकोरी घटना में क्या हुआ था? अस्त्र शस्त्रों से भरी ट्रेन को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया जाता है। और इस घटना में सुभाष चंद्रशेखर आजाद बच गए थे और इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनको फांसी दे दी गई थी। 4 कौन थे उनके नाम बता देता हूँ। 4 राम प्रसाद बिश्नोई, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र रेड्डी और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद, रोशन सिंह को नैनी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा उत्तर प्रदेश। रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में पुरानी सेंट्रल जेल है ये, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा उत्तर प्रदेश में फांसी दे दी गई। अब इस घटना में क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद बच गए और ब्रिटिश सरकार ने आचार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने आचार्य पर प्रतिबंध लगा दिया और सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आजाद इसमें बच गए। तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? फिर 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? 1928 में क्या किया? उन्होंने हिंदुस्तान HSRA का गठन कर दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कर दिया। लेकिन इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया। साइमन कमीशन का गठन कर दिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसको किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें लॉर्ड एल्विन की मना करने के बाद किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था लॉर्ड एल्विन के मना करने पर। लेकिन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा मुंबई में, 1928 में मुंबई पहुंचता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। साइमन कमीशन गो बैक नारे लगाए जाते हैं। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब केसरी कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की ब्रिटिश सरकार की लाठियों के कारण मौत हो जाती है। तो इन्होंने एक नारा दिया था उस समय पर जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ब्रिटिश मेरे पीठ पर किया जाने वाला एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की नींव सिद्ध होगा। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठियों से मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद HSRA के सदस्यों ने क्या किया? HSRA के सदस्यों ने जिन लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी को हत्या कर देते हैं। सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। सॉन्डर्स ने लाठियां चलवाने का आदेश दिया, तो HSRA के सदस्यों ने सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ से क्या होता है? क्रांति नवयुवक क्रांतिकारियों में उत्साह पैदा करने के लिए
नवयुवक क्रांतिकारियों में उत्साह पैदा करने के लिए क्या किया? भगत सिंह भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर क्या किया? असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। खाली बेंचों पर बम फेंका और उसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद इन पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को लाहौर में इनको फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। इससे पहले ही 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को कौन? चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहादत को प्राप्त हो गए। कब हो गए थे? 27 फरवरी 1931 को ही इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहादत को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब क्रांतिकारी आंदोलनों को मास्टरदा के नाम से मास्टरदा के नाम से किसके नाम से? मास्टरदा के नाम से सूर्यसेन ने जारी रखा। किसने? सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलनों को मास्टरदा के नाम से सूर्यसेन ने जारी रखा। लेकिन इस आंदोलन की विशेषता थी जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का हिस्सेदारी होना था और एक दीक्षांत समारोह में उपाधि लेते समय बीना दास नाम की महिला ने गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसने बीना दास ने दीक्षांत समारोह में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। अब यहां से क्या हो गया था? क्रांतिकारियों का जो अलग रूप सामने आता है और क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व था वो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और लॉर्ड बिकनहेड ने भारतीयों को लंदन में ब्रिटिश संसद में चुनौती दी कि लॉर्ड बिकनहेड ने भारतीयों को ब्रिटिश संसद में चुनौती दी। कहा कि भारत के सभी दल अगर सहमत हों तो ऐसे संविधान को ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता दी जा सकती है। बिकनहेड ने कहा कि जिससे भारत के सभी दल सहमत हों तो ऐसे संविधान को भारत में वो ब्रिटिश संसद में मान्यता दी जा सकती है, चुनौती दी। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसकी सिफारिशों को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। जिसकी सिफारिशों को हम किस रूप में जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसी रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया। अब नेहरू 14 सूत्री कार्यक्रम किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। अब लेकिन कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय दिया कि आप 1 वर्ष के भीतर इनको लागू करिए। लेकिन 1 वर्ष के भीतर जब ये रिपोर्ट सिफारिशें नहीं मानी गई तो लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब 1 वर्ष के भीतर ये सिफारिश नहीं मानी गई, इसकी नेहरू रिपोर्ट की, तो लाहौर अधिवेशन 1929 के
कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में गांधी के दबाव में जवाहरलाल नेहरू ठीक है, लाहौर में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में गांधी के दबाव में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराकर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश सत्ता से आजाद होने का नारा दिया गया। ब्रिटिश सत्ता से आजाद होने का नारा दिया गया। इसमें 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश सत्ता से आजाद होने का नारा दिया गया। इसके अलावा फिर 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया और तभी से आज तक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 26 जनवरी को आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आज एक ही क्लास में इतना ही और आगे हम इसको लगभग 2 या 3 पार्ट में तैयार करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगली हो सकता है 2 या 1 क्लास में आपकी ये पूरा हो जाएगा गांधी युग। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा और बचा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।